नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस और बनते हैं सेल से। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इस अर्थ पे जो सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी सेल उसका नाम बताइए। सो दैट इज द माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। सबसे छोटी जो सेल है उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। फिर पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी लॉन्गेस्ट सेल क्या है? वो हमारा क्या है? न्यूरॉन। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती हैं। फिर पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी, देखिए लंबी और बड़ी में अंतर है। जब आपसे बोले सबसे लंबी कोशिका कौन है तो आप कहेंगे सेल, वो भी कौन सी? न्यूरॉन सेल। वही जब पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी, बड़ी जैसे मान लीजिए लंबी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई, किसी भी तरह से बड़ी हो सकती है। जब बड़ी की बात करेगा कि सबसे बड़ी सेल कौन है तो आप कहेंगे ओवम। आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल होती हैं उनकी जो ओवम होती है वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर अबाउट 28 डेज में जो ओवरी होती है वो एक एग को रिलीज करती है, उसी को हम ओवम कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? ओवम हो जाएगा, जो कि फीमेल में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बिगेस्ट सेल ऑन द अर्थ, कि जो अर्थ पे जो सबसे बड़ी सेल कौन सी है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी सेल कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि सेल थियरी के बारे में, जो सेल थ्योरी थी इसको किसने दिया था? स्लाइडेन ऑन स्वान साहब ने, स्लाइडेन और स्वान साहब ने दिया था। उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया में है, जिनमें जान है, जिनमें जीवन है, वो किसी ना किसी कोशिका से ही मिलकर बनी होंगी। पहला सिद्धांत, पहला पॉइंट है इसका। नेक्स्ट कहते हैं ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल है वो किसी ना किसी सेल से ही आएगी। जैसे मान ली हम हैं तो हम अपने फादर के स्पर्म और मदर के ओवम से मिलकर आते हैं, मतलब किसी ना किसी सेल से ही आते हैं। इसी तरह जो भी आप देखेंगे, अमीबा है, अमीबा कैसे आएगा? वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग अमीबा से ही आएगा। पैरामीशियम कैसे आएगा? वायरस कैसे आएगा? मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से ही आएंगे। ये इसकी बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका था बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो शरीर होगा वो किसी ना किसी टाइप के सेल से ही मिलके बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया में है उसकी जो बॉडी होगी वो सिंगल सेल से स्टार्ट होगी। अपनी देख लीजिए, हमारे में क्या हुआ, एक फीमेल का ओवम था, उसमें बहुत सारे स्पर्म आए, एक ने एक से मैच हुआ और फिर हमारी आपका पहले फीटस बना, मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। इसी तरह जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगा। इसको याद रखेंगे आप। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सेल थियरी के, जिसको किसने दिया था? हमारे स्लाइडेन ऑन स्वान साहब ने। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि सेल कितने टाइप की होती हैं। तो याद रखिए कि सेल जो होती है मेनली दो टाइप की होती है, या जो कोशिका होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पहले, मतलब ये कैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, मतलब पुरानी कह सकते हैं बिल्कुल प्रारंभिक सेल होती हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो थोड़ी डेवलप सेल होती है, या कह सकते हैं विकसित सेल होती हैं। आइए थोड़ा देखते हैं, चलिए कुछ अंतर देख लें, समझ आया आपको। primitive cells having three basic structure of typical cell but lack of nuclear membrane। आपको पता होगा कि जो भी these are primitive cells, ये सबसे पुरानी, या कह सकते हैं कि सबसे ही अनडेवलप, मतलब इसमें जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स इसमें डेवलप नहीं होते, उसको हम प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जबकि वह हम यूकैरियोटिक की बात करें, दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल, ये कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं और ये फुली डेवलप होती हैं। अब बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स, जो कोशिकांग होते हैं, इनमें आपके बने होते हैं, और प्रोकैरियोट में सारे कोशिकांग नहीं मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियस भी नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोट में भाई जब विकसित है तो न्यूक्लियस मिलेगा। नेक्स्ट, सेल साइज स्मॉल, भाई जब पहले पहले बन रहा है तो इसकी सेल भी छोटी होगी और इसका सेल क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, न्यूक्लियस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोकैरियोट में जब भाई डेवलप नहीं तो न्यूक्लियस नहीं होगा, और वही जब बात करें यूकैरियोटिक की तो उसमें क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस भी होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं हम कंटेंस सिंगल क्रोमोसोम्स विच इज सर्कुलर इन शेप। इसमें जो होता है क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल, ऐसे सिंगल टाइप का होता है, थ्रेड लाइक। ठीक है, जबकि जब हम इसकी बात करेंगे कंटेंस मोर देन वन क्रोमोसोम्स, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलकर बनी होती है। जबकि
जो यूकैरियोटिक सेल्स जो कि डेवलप हैं तो उनकी किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये मेन डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसको एक आध बार देख लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात करें सेल वॉल की। अब जैसे मान ली हमारी एक सेल है, तो सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार, मतलब जो बाहरी बिल्कुल किनारा है उसी को हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में मिलती है। देखिए इन प्लांट्स देयर इज अ रिजिड नॉन लिविंग फ्रीली परमेबल सेल वॉल। मैंने आपसे पहले कहा कि प्लांट में एक नॉन लिविंग, ये बहुत बार पूछा है कि सेल लिविंग है कि नॉन लिविंग, सेल वॉल लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे सेल वॉल जो होती है क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। किसमें मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। किसमें मिलती है, ये प्लांट्स में मिलती है। फ्री परमिएबल मतलब इसमें से आराम से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। परमिएबल का मतलब मूव करना, पारगम्य, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से अंदर बाहर हो सकते हैं, पारगम्य हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन। काइटिन आपको याद आ रहा होगा, हमने कहीं और भी पढ़ा था, मेनली फंगल में आपको याद आ रहा होगा। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो देख रहे बाहरी दीवार सेल वॉल की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की या फिर काइटिन की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्वेश्चन पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन। इसको रट्टा मार लीजिएगा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, whereas the cell wall of plants is made up of cellulose। वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये बाहर, और सेल वॉल जो होती है वो रिजिड पार्ट है जो कि पूरे सेल को एक शेप देती है, और ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है। इसको आपको, या निर्जीव पार्ट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल के नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी देख लेते हैं। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। जो एनिमल सेल, मैं प्लांट की अलग बात की, एनिमल की बात करें, ये जो एनिमल सेल होगी उसकी आउटर कवरिंग जो होगी उसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो हमने सेल वॉल पढ़ी थी वो कोशिका भित्ति है, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। आइए, तो जो एनिमल सेल होगी, जो जंतु कोशिका होगी, उसमें जो सबसे बाहरी आवरण होगा उसको क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इट इज थिन इलास्टिक डबल लेयर परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो होती है पतली होती है, इलास्टिक मतलब आराम से इसका शेप चेंज हो सकता है, डबल लेयर मतलब इसमें 2 लेयर होती है, परमेबल फिर से वही, किसमें भी जो पार्टिकल्स हैं जिनको सेल चाहेगी वो अंदर आएंगे, जिसको सेल चाहेगी वो बाहर जाएंगे, मतलब ये पारगम्य झिल्ली होती है, दोनों तरफ से पार्टिकल्स का आवागमन हो सकता है। इन प्लांट्स इट इज फाउंड विद इन द सेल वॉल। मैंने क्या कहा आपसे कि जो प्लांट्स होगी उसकी जो सेल वॉल होगी उसके नीचे हल्के से फॉर्म में आपकी सेल मेम्ब्रेन भी मिलती है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी, फॉस्फोलिपिड की। ये रट्टा मार लीजिए इस बात को, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल है दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब आपने अगर कोशिका पढ़ा होगा तो ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, ये हमारी सेल वॉल होगी, अगर जंतु, ठीक है, अगर प्लांट कोशिका है तो इसके नीचे आपकी हल्की सी आपकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी, जिसको हम, अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसी को क्या कहेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसके भी अलग अलग पार्ट है, उसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। आइए देखिए, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय जेई पुरकिंजे। बहुत बार पूछा है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म या प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है किसने दिया था, तो क्या बोलेंगे आप, जेई पुरकिंजे साहब ने। पुरकिंजे है ये, जेई पुरकिंजे साहब ने दिया था, ठीक है। अब कह रहा है प्रोटोप्लाज्म में आपका अबाउट 70% ऑक्सीजन, प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम क्या होता है, ऑक्सीजन होगा, कार्बन आपका होगा अबाउट 10%, हाइड्रोजन भी अबाउट 10% और नाइट्रोजन आपका 2.5%। तो पूछा जाता है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व, तो क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजन। ऐसे भी समझ जाइए ना, पानी ज्यादा है, पानी में हमारा क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल पानी का ले लेते हैं तो इसका मास 16 होता है, इसका मास मान लो दोनों मिलाकर 2 होगा, तो ज्यादा परसेंटेज किसका है, ऑक्सीजन का ही है ना। तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, ऑक्सीजन का। 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। जैसे मैं समझा रहा था आपको कि ये हमारी सेल वॉल होगी, इसके नीचे आपका अगर प्लांट कोशिका है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, जो भी लिक्विड है सारा का सारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा लिक्विड जो होगा वो आपका प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, नाम किसने दिया था, जेई पुरकिंजे साहब ने दिया था। इससे मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है हमारा, तो ऑक्सीजन है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका क्या है,
साइटोप्लाज्म और एक क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए पूरा का पूरा ये हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में हमारा ये पूरे सेल हो गई, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके बाहर जो हमारा भरा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या होगा, साइटोप्लाज्म। देखिए घबराइए मत, फिर से देखिए, बाहर हमारी सेल वॉल होगी, प्लांट सेल है तो, और ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड भरा होगा पूरा का पूरा उसको क्या कहेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में भी ऑक्सीजन सबसे अधिक है, फिर आपका कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। अब जीव द्रव्य के भी दो भाग होंगे, या जो प्रोटोप्लाज्म उसके दो भाग होंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर का भाग होगा उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर का भाग होगा उसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए फिर से, फ्लूइड आउटसाइड द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो होगा उसको कहेंगे हम आपका साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर वाला क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम उन ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सेल वॉल हो गई, अगर फिर ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अब हम उन ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी डिस्कवरी जो थी वो एक साइंटिस्ट अल्टमान, उन्होंने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। पूछा गया है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है कितने लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है या छिपी होती है, तो कहेंगे आप डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब इसकी जो इनर, जैसे मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसके अंदर एक विलाई टाइप के इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसको याद रखिएगा, जो फोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया में एक फोल्ड लाइक इनर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब कह रहा है फ्लूइड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब इसके अंदर जो ये हमारा हो गया, ये क्रिस्टी हो गया, अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स। याद रखिएगा, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। इसके अंदर के लिक्विड को क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, सॉरी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम कहते हैं प्रोकैरियो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ एक सेल ऑर्गेनेल की तरह वर्क करती है, पूरी सेल की तरह वर्क करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कहेंगे हम इसको, एक प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे इसकी ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। अब कह रहा है इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो होती है सेलुलर जो रेस्पिरेशन, जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, उसकी जगह कौन सी होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसलिए इसको हम अभी उपापचय, इसलिए इसको हम कहेंगे थोड़ी देर बाद पावर हाउस ऑफ सेल। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एनर्जी रिच कंपाउंड को आपका बनाती है या सिंथेसाइज करती है, जिसको बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में कहां होता है, तो कहां बोलेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस एनर्जी रिच कंपाउंड को बनाती है, तो क्या बोलेंगे आप, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है एटीपी के निर्माण में सहायक होती है, एटीपी का निर्माण करती है। और याद रखिएगा जो एटीपी है इसको कहते हैं हम उपापचय जगत का सिक्का या करेंसी ऑफ सेल। इस बात को याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम। इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। आइए देखिए इसको पहले। अब डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डी डुवे साहब ने की थी। इट हेल्प इन द इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा था, और ये क्या हमारा, सॉरी, इंटरसेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको करने के लिए कौन काम करता है, सेल के अंदर जो पाचन होता है उसको कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल या आत्मघात की थैली कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। इट इज फाउंड इन द आरबीसी ऑफ मैमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम भी मैमल्स ही हैं, मैमल्स के आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में आपका लाइसोसोम नहीं मिलता है। ये कुछ पॉइंट हैं जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है गोल्जी बॉडी, या इसको हम गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी, मत याद रखिए, फिर भी गोल्जी से याद रखिए, कैमिलो गोल्जी साहब ने की थी। हाँ, इसको सेल में चूंकि बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं,
सेल में गोल्जी बॉडी ज्यादा नंबर मिलते हैं, इसलिए इसको हम डिक्टोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टोसोम। तो पूछा जाता है कि सेल में डिक्टोसोम किस ऑर्गेनेल में कहते हैं, तो कहेंगे प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी मिलती है बहुत ज्यादा नंबर में, इसलिए इसको हम डिक्टोसोम कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लिक्विड्स हैं उनको कोरिलेट का काम, या उनको कैसे उनके ट्रैफिक को कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये काम आपका गोल्जी बॉडी ही कोरिलेट करती है, मैनेज करती है, इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। जहां मैं लाइन खींचना उसको पक्का याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कवरी याद रखिए प्लेडे साहब ने की थी। इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, समझ गए होंगे आप, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होगा। इट इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है कि सेल में प्रोटीन के जो पार्टिकल्स है कहां बनते हैं, तो बोलेंगे आप राइबोसोम में। कहां बनेंगे? राइबोसोम में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। आप समझ जाइए भाई, राइबोसोम कहां बन रहा है, सॉरी प्रोटीन कहां बन रहा है हमारा, राइबोसोम में बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इट इज नॉट फाउंड इन द आरबीसी ऑफ मैमेलिया। अब फिर से उसी लाइसोसोम की तरह ये आपकी मैमेलिया, जो भी मैमल्स होंगे उसके आरबीसी में क्या होगा, ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरप्रदव्य जालिका। क्या बोलेंगे हम? अंतरप्रदव्य जालिका। इसको देखते हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका स्मूथ का उल्टा क्या हो जाएगा, एक भूल रहा हूं मैं, ठीक है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है खुदरे को पता नहीं क्या बोलता है, ठीक है, आइए देख लेंगे इसको भी। मेम्ब्रेन्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी आपका जैसे सेल में मैंने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर सारे मिल रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये भी क्या है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिल रहा है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का, नलिकाओं का समूह होता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जनरली राइबोसोम आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, ये वाली आउटर कवरिंग के पास ही आपके राइबोसोम्स मिलते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो याद रखिएगा राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं, तो आप बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रेटिकुलम आर से कौन जुड़ेगा, आर जुड़ेगा, तो याद रखिएगा राइबोसोम किससे जुड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। The main function of endoplasmic reticulum is to transportation of protein and fat molecules which makes nuclear membrane। इसका मेन काम क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन जुड़ा है, राइबोसोम जुड़ा हुआ है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो इसका काम क्या होगा, प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म सेंट्रोसोम, ये मेनली एनिमल सेल में मिलता है, और इसका काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम और फिर उनके सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। तो याद रखिएगा ये सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम काम आता है, जो कि कहां मिलता है, केवल एनिमल सेल में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टिड, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी में बोलते हैं लवक। प्लास्टिड जो होता है केवल प्लांट सेल में मिलेगा, कहां मिलेगा, लवक जो होते हैं या प्लास्टिड्स कहां मिलते हैं, केवल प्लांट सेल में मिलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट को देख लेते हैं, कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन। क्या होगा, रंगहीन, मतलब ऐसे पार्ट में मिलता है जिन प्लांट में कोई कलर नहीं होता है। देखिए इट इज कलरलेस, रंगहीन है। इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। ये फूड को जो होता है स्टार्च, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में ये स्टोर करता है। इट इज फाउंड इन रूट एंड अंडरग्राउंड रूट्स, जैसे मूली हो गया, नीचे के जो भी पार्ट, जो आलू हो गया, मतलब ऐसे पार्ट्स में कह सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड रूट और स्टेम में आपका मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, सॉरी गलती से हो गया है, यहाँ पे हमारा जो है वो क्रोमोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इट प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द प्लांट। ये जो यहाँ से बहुत क्वेश्चन, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ये प्लांट्स में जो बहुत से कलर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमो है, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम, वर्णी लवक। और इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे, हरित लवक बाद में आएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट CHROMO, क्रोमोप्लास्ट PLAST, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। आइए देखते हैं इसको। अब प्लांट के पार्ट्स में जो कलर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मैंने पहले बोल दिया है। अब देखिए यहाँ से बनता है कि जो टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कलर होता है, बोलेंगे आप लाइकोपिन। किसके कलर टाइप होता है, लाइकोपिन। या टमाटो का जो रंग, टमाटर का लाल रंग किसके चलते होता है, लाइकोपिन। नेक्स्ट जो गाजर का जो येलो या रेड कलर होता है किसके चलते होता है, कैरोटीन। C फॉर कैरोट, C फॉर कैरोटीन। जो गाजर का लाल और पीला रंग होता है किसके चलते होता है, कैरोटीन के चलते। बीट शुगर या जो चुकंदर कहते हैं,
चुकंदर का जो कलर होता है वो किसके चलते है? बीटानिन। किसके चलते? बीटानिन। बीट से याद रखिएगा बीटानिन, कैरेट से याद रखिएगा कैरोटीन, और टोमेटो का क्या होगा? लाइकोपिन। नेक्स्ट हमारा है येलो कलर ऑफ पपाया, ये छोड़ दीजिएगा, ये कैरेट के लिए है। येलो कलर ऑफ पपाया ड्यू टू कैरिकाजेंथिन। किसके चलते? कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन। पपाया का येलो कलर किसके चलते होता है? कैरिकाजेंथिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है रेड कलर ऑफ एप्पल, जो सेव जो होता है उसमें जो लाल कलर होता है किसके चलते होता है? एंथोसाइनिन। किसके चलते? एंथोसाइनिन। ये पक्का रट्टा मार लीजिए, सेव का लाल कलर किसके चलते होगा? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। ये बहुत से पीसेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट येलो कलर ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी का जो पीला कलर होता है किसके चलते होता है? ज़ैंथोफिल। किसके चलते? ज़ैंथोफिल। पीले कलर से मुझे क्वेश्चन याद आ गया, जो हमारा यूरिन होता है ह्यूमन बींग्स का, जो ह्यूमन बींग्स का जो यूरिन होता है वो एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी, इसको बोलते हैं यूरोक्रोम। URO, यूरो, CHROME। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में जो यूरिन का कलर येलो हो जाता है बीमार में या किसी बीमारी में, क्यों होता है? तो आप बोलेंगे ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरिन से यू से याद रखिएगा यूरोक्रोम। किसके चलते होता है? यूरोक्रोम के चलते हमारे यूरिन का जो कलर होता है येलो हो जाता है। आइए इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलेंगे हम? हरित लवक। आइए इसको देखते हैं। दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स। ये कहाँ मिलेगा? केवल ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, जो कि मेन काम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए हमें? क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो जो फोटोसिंथेसिस होगा किसके प्रेजेंस में होगा? ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आइए। इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ सेल। अब भाई फोटोसिंथेसिस ही मेन भोजन है प्लांट्स का, और कहाँ बन रहा है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? कोशिका का रसोई घर या किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट कह रहा है इट इज बाउंड बाउंड टू यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ये भी दो मेम्ब्रेन, जैसे आप क्लोरोप्लास्ट का देखेंगे, ये भी दो मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, उनको क्या कहते हैं हम? ग्रेनम और स्ट्रोमा। ग्रेनम का प्लूरल आपका ग्रेनम है। ग्रेनम इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। देखिए याद करने का तरीका याद रखिए, जो एल होगा वो जी के ज्यादा पास होगा। एल जो होगा वो, जैसे LMNOPQRST पढ़ते हैं ना, ABCDEFGHIJK, तो जी के ज्यादा पास कौन है? हमारा एल है। तो याद रखिएगा जो लाइट रिएक्शन होगी किसमें होगी? ग्रेनम में। कहाँ होगी? ग्रेनम में। इसी तरह जो डार्क रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। दूर है इसलिए कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। एक याद रखिए, लाइट कहाँ होगी? ग्रेनम में, तो डार्क कहाँ होगी? स्ट्रोमा में अपने आप हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूल, इसको बोलते हैं हम खाद्यदानी बोलते हैं। ये खाली स्थान होता है, ये मेनली मिलता है प्लांट सेल में ज्यादा मिलता है बड़े संख्या में, और एनिमल सेल में कम मिलता है। इट इज अ डेड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सेल के मृत भाग होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। इन प्लांट्स इट इज लार्जर देन द एनिमल्स, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में फूड को ज्यादा स्टोर करना होता है, इसलिए प्लांट्स में ज्यादा मिलता है और एनिमल्स में कम मिलता है। इट हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। अब जो भी हमने इससे पहले पार्ट देखे थे, जैसे सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर हमारा क्या था? साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला के क्या हम कह रहे थे? हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हम जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, आइए। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, पूरे सेल जो था, पूरे सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो किसने निकाला है? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर से मैंने बोला है सेल है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि पोरस होती है। पोरस होती है मतलब इसमें छिद्रदार होता है, जिसके चलते अंदर के पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं और बाहर के पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं। हाँ, जिसको सेल चाहेगी वही पार्टिकल अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मेटेरियल इज प्रेजेंट। ये जो हमारा सेल था इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल और हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इन द न्यूक्लियस ये थिन होगा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड। सेल के अंदर जो है बहुत ही पतली धागे नुमा संरचना होती है, जिनको क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन। अब सेल डिवीजन किसमें है? ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। देखिए, इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन देख रहे हैं ये आपके टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। याद रखिए, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू वन अनदर जनरेशन। अब ये जो न्यूक्लियस था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर हमारा
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बनता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन के बाद क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम बन जाएगा सेल के बाद। अब ये जो क्रोमैटिन है इसी के ऊपर हमारे क्या होते हैं, हेरिडिटिकल, जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑफस्प्रिंग, हमारे बच्चों को जाएंगे। हर जानवर में ऐसा होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है, किसके चलते होता है, इन्हीं क्रोमैटिन्स के चलते होता है, जिसके ऊपर हमारा जीन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। आइए अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम्स को। जैसे मैंने बोला है कि सेल के अंदर हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सेल डिवीजन के बाद क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। अब थोड़ा क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस एज क्रोमैटिन मटेरियल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारे क्रोमैटिन होंगे। ठीक है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और सेल डिवीजन के बाद क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये भी हाल ही में एक पेपर उसमें पूछा गया है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जो जीन्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। विच आर कैरिड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का आदान प्रदान होता है किसके चलते होता है, डीएनए के चलते होता है। डीएनए किसके बने होते हैं, जीन्स के। किसके बने होते हैं, जीन्स के। फिर से वही, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और जो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के। अब हम कुछ क्रोमोसोम्स के देख लेते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा क्रोमोसोम्स। अक्सर ह्यूमंस का ही पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्या बोलते हैं आप, 23 पेयर। जिसको जैसे मान लीजिए 23 पेयर का मतलब ये होता है इसमें 22 जोड़ों को हम बोलते हैं ऑटोसोम, क्योंकि समान होते हैं, और एक को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोसोम। ये जोड़े हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, और ये 2 मिला के क्या हो जाएगा, 46। तो पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, 22 जोड़े या 44। वही हेट्रोसोम पूछा जाए तो बोलेंगे एक जोड़ा या 2। और इन्हीं में जब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस हो जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सी डिजीज होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, गेहूं में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो घरों की मक्खी होती हैं उसमें आपके 12 होते हैं। और जो मच्छर होता है उसमें कितने होते हैं, 7। ठीक है, हाँ, जो मटर की बात कर रहे हैं, मटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता तो याद रखिएगा, उसमें मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे मटर के। मटर का साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम है। जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, इसलिए याद रखिएगा 7 का डबल 14। तो मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 14। तो ये आप इसको क्रोमोसोम से गुणसूत्र की संख्या को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो जंतु कोशिका होती है और प्लांट कोशिका होती है, मेन डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल होती है इट इज स्मॉल। भाई अब पता है एनिमल सेल, एनिमल छोटा होगा तो एनिमल सेल्स भी छोटी होगी, और आपको पता प्लांट बड़े होते हैं इसलिए इनका साइज भी बड़ा होगा। प्लास्टिड्स, मैंने बोला लवक। लवक कहाँ मिलते हैं, केवल प्लांट्स में मिलते हैं, तो लवक कहाँ होगा, प्लांट सेल में मिलेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। सेल वॉल आपको पता है केवल प्लांट सेल में मिलती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन के समय जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय सेंट्रोसोम को काम आता है, या तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। तो सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में मिलता है, उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वैक्यूल्स और स्मॉलर इन साइज, मैंने बताया भी था आपको कि इसका वैक्यूल चूंकि ज्यादा स्टोर करने के लिए होता नहीं है, इसलिए इनके वैक्यूल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनके वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, इस तरह हमारे सेल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो प्लीज़ उसको बताइए। और आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए। और आप सभी हमारा सपोर्ट करते रहिए, इसलिए आपको पहले से ही थैंक यू इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।